नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना रात। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कल शाम हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा निकली तो दंगे के हालात बन गए। शोभा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस साजिश के मुख्य आरोपी अंसार समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में हिंसा को देखते हुए यूपी के सभी शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हिंसा को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। लेकिन अहम सवाल यही है कि दिल्ली हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बवाल, केजरीवाल पर सवाल। ये केवल नफरत के बीज बोते हैं। ये बांटो और राज करो की राजनीति आज तक करते रहे हैं। शोभा यात्रा पर पथराव, जिम्मेदारी पर पलटवार। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। दिल्ली में हिंसा, यूपी में हाई अलर्ट। हमारे जो संवेदनशील जिले हैं उनको व्यक्तिगत तौर पे यहाँ से अधिकारियों के द्वारा बताया गया है और आप अगर अपनी टीम को भेजेंगे तो देखेंगे कि सभी जगह लोग अलर्ट हैं और पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। आतंकी साजिश की आंच, यूपी बॉर्डर पर कड़ी जांच। लोगों को हम लोग यही मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संजय चौधरी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। वेद भूषण सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। वेद भूषण सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कल से लेकर अब तक जितनी भी जानकारियां सामने आई हैं उन सब का अवलोकन करने के बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? घटनाएं हुई हैं, सारे टोटलिटी के अंदर देखा जाए, चाहे खरगोन, करौली और रामनवमी के मौके पर जिस तरह से देश के अंदर 3-4 साल से जो हालात बनाए जा रहे हैं, बल्कि क्रिएट करे जा रहे हैं, चाहे वो किसी लाउड स्पीकर को लेके का मसला हो या बुर्के या हिजाब को लेके मसला हो, किसी भी तरह से ये इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती रही है। और ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे दुनिया के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी सुरक्षित नहीं है, वहां इनके साथ अत्याचार होते हैं, धार्मिक भेदभाव किए जाते हैं। अब कल की दुर्घटना पर आते हैं। जो हुआ है ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज था, प्री प्लान था, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, रिसेटलमेंट कॉलोनी है जो यूपी से सटी हुई है। आपको याद होगा सीए एनआरसी में बहुत सारे यूपी से, मेरठ से, गाजियाबाद से क्रिमिनल्स दिल्ली आए थे और उन्होंने सीए एनआरसी के अंदर हैवॉक कर दिया था, दिल्ली के अंदर त्राही त्राही मचा दी थी। ये इसी क्रम के अंदर इसको जोड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से वहां अचानक तलवार आ गई, अचानक पत्थर आ गए, अचानक हजारों आदमी इकट्ठे हो गए। वहां पुलिस मात्र 30-40 पुलिस वाले और हजारों जो अपराधी थे, इस किस्म के लोग थे, जो निकल कर आ रहे हैं, जो अरेस्ट हो रही हैं, वो दिखा रही हैं इनका आपराधिक बैकग्राउंड है। और ये सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात है कि ये एरिया जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनको बसाया गया, जिनको रेगुलराइज करा गया, ये सब उसी का अंजाम निकलने के लिए है। जो एनआरसी सीए बनाई गई थी, इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई थी, जिस पर इतना बवेला क्रिएट कर गया, पूरे हिंदुस्तान को रैंसैक कर दिया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने उद्देश्यों के हासिल करने के लिए। परंतु निकला कुछ नहीं, निकल के वो आया जो कल आपने देखा है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये मैसेज देना चाहते थे इंटरनेशनल लेवल पर कि हिंदुस्तान के अंदर जो राजधानी है वो असुरक्षित है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, जैसा दूसरे कंट्रीज के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, वो इसी तरह का सीन यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। पर वक्त रहते दिल्ली पुलिस ने उनको सही समय पर सही जवाब दिया और पूरी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करके और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें अरेस्ट इफेक्ट की जा रही है। ठीक है। संजय कौशिक, कल जो कुछ हुआ
हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का निकलना, एक समुदाय विशेष की तरफ से पथराव करना और उसके बाद वहां पर अराजक स्थिति का उत्पन्न होना, ये सब कुछ कल के कल हो गया या इसकी पटकथा आपको लग रहा है कि पहले से लिखी जा रही थी, और कौन लिख रहा था? शुक्ला जी, बड़ी साफगोई से वेदभूषण जी ने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया और बहुत लंबी चौड़ी बातें वो कर गए। सीधा सवाल यह है कि आखिर इसका दोषारोपण किस पे होना चाहिए, किसका फेल्योर है। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सीधी सी बात है कि इस तरह के कृत्य का कोई पक्षधर नहीं होगा और कोई भी इसको सही नहीं, उचित नहीं ठहराना चाहेगा। लेकिन यह भी मत भूलिए कि पिछले कुछ वर्षों में देश में हमने देखा है कि नफरत की राजनीति करके सत्ता के शीर्ष पर लोग पहुंच सकते हैं। नफरत का कारोबार करके 8 करोड़ 10 करोड़ में फिल्में बना करके 250 करोड़ तक पहुंचाई जा सकती है। तो उसका नतीजा तो कुछ ना कुछ निकलना था ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में उसके नाम की चर्चा होती है और डंका बजता है। हमने देखा कि रूस और यूक्रेन के मामले में भी हस्तक्षेप करने की हैसियत हिंदुस्तान रखता है। लेकिन ऐसी आखिर क्या बात हो गई कि जो हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार कह दे तो लोग दिए बुझा देते हैं, जला देते हैं, सो जाते हैं, जग जाते हैं, घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। वो प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर क्यों जुबान अपनी सिल लेते हैं? हो सकता है कि उनके जुबान सिल लेने से उन लोगों को ताकत मिलती हो और उनके ताकत से इनको सत्ता मिलती हो, लेकिन समाज और देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। निश्चित तौर पर देश के हुक्मरानों को इसके बारे में सोचना चाहिए और जुबान खोलनी चाहिए। एक बार क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री बाहर आते और लोगों से ये अपील करते हैं, किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर आप नारेबाजी लगाते हैं तो आपको उल्टा लटका देंगे। किसी मंदिर के या किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च या किसी इस तरह के धार्मिक स्थलों में करते हैं तो आपको एक बात बताइए, अगर शोभा यात्रा के रास्ते में कहीं मस्जिद है तो वहां क्या किया जाए? वहां पर सब लोग चुप हो जाएं, वहां जयकारे नहीं लगाएं, वहां से शोभा यात्रा नहीं निकालें? क्योंकि वहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही है, तो शोभा यात्रा अगर मंदिर से निकलेगी तो उसके आगे से गुजरेगी ना सर। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पत्थर बरसा दिया जाए। आप यही कहना चाहते हैं क्या? मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी बोल्डली आके क्यों नहीं कहते लोगों से कि यदि आप किसी मस्जिद पर पत्थरबाजी करेंगे या किसी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करेंगे, हिंदुस्तान में कानून का राज है, मेरा राज है, हम उल्टा लटका देंगे आपको। क्यों नहीं मजबूती के साथ आकर के ये बात कहते हैं कि ये नहीं चलेगी, ये चीजें नहीं चलेंगी? ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये सवाल मैं उनसे करूंगा। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आम आदमी के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, क्या हो रहा है आपके दिल्ली में? ये देखिए, बहुत साफगोई से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ये विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके निवास पे इनके युवा मोर्चा के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी, सांसद भी हैं, वो उनके नेतृत्व में एक टीम जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हमला करती है। बाकायदा वहां के सीसीटीवी कैमरे तोड़ देती है, बैरियर तोड़ देती है, और जो मेन गेट है उस पर किस तरह से आपने देखा भगवा रंग फेंक करके और उसको किस तरह से गंदा किया है। तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन 14 दिन बाद जब उनकी जमानत होती है तो बहुत ही बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के हैं आदेश गुप्ता जी, वो सभी लोगों की बाकायदा फूलों से उनके फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो जब आप दंगाइयों का, लफंगों का, गुंडों का सम्मान करेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? तो उनका मन बढ़ेगा ही ना। अब आप देखिए, दिसंबर 2020 की बात है, 10 दिसंबर की, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी के घर पे इनके नेता के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक प्रदर्शन के दौरान हमला हो जाता है और उसमें यही लोग शामिल होते हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं सर, 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं आपको। आपने पूरा इतिहास भूगोल बता दिया, कल की घटना पर आपने एक शब्द नहीं कहा। कल जो कुछ हुआ, शोभा यात्रा पर पथराव करना, ये ठीक था आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि पथराव करने वाले भी बीजेपी के लोग थे? सीधा सीधा बोलिए, फिर उसके बाद में बीजेपी प्रवक्ता से रिएक्शन लूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझसे पहले हमारे मुख्यमंत्री पार्टी के हमारे मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उसकी निंदा की, मैं खुद इसकी निंदा करता हूं। ये बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसने भी इस कार्य को किया है, जो भी इसमें शामिल है, उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, संजय चौधरी, स्टैंड है। पहली बात। दूसरी बात, आपकी नफरत की राजनीति का परिणाम है ये कहना पुष्पेंद्र श्रीवास्तव का। दिल्ली में हमारे पास, ठीक है सर, अब रिएक्शन ले लेते हैं, मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। संजय चौधरी, आपको समझना होगा।
मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा ऐसे लोगों का पक्ष लेती रही है, चाहे वे दंगाई हो। लेकिन आज जब दंगा हुआ है तो निश्चित रूप से इसके नियंत्रण के लिए जो नागरिक प्रबंधन है उसको भी आगे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की घटनाएं और दिल्ली की घटनाओं में एक मूलभूत अंतर है। अभी मैं देख रहा था कि नोएडा के अंदर अभी एक हनुमान जयंती की यात्रा निकल रही है और मुस्लिम समाज के लोग। ठीक है, माफी के साथ आप स्वागत सबको कर रोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इसी मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद आऊंगा आप लोग के पास। सुनिए। और 7 केस दर्ज हुए, गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए। भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। डिफरेंस देखिए, 1,25,000 और 282, और केवल 7 केस दर्ज हुए, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई 7 केस दर्ज हुए। ठीक उसी प्रकार स्पेशल सीपी एंटी करप्शन एक विभाग था, उसके जो स्पेशल सीपी थे, स्पेशल सीपी के अनुसार 20 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि ये जो 1031 हेल्पलाइन था, इसमें मैक्सिमम 451 शिकायतें आईं, 11 मामले दर्ज हुए। 7 से 11 मामले। एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, उनका मानना था कि 11 मामले दर्ज हुए, पुलिस ने कहा 7 मामले दर्ज हुए। बाद में आपको पता है ये जो हेल्पलाइन था 1031, जिसके ऊपर इतना फैनफेयर हुआ था कि पता नहीं दिल्ली का चेहरा बदल जाएगा, करप्शन आम आदमी के जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये बंद हो गया। ये कोविड हेल्पलाइन में परिवर्तित कर दिया गया और अभी भी ये बंद है। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर इसी प्रकार के एक हेल्पलाइन को लेकर वो कहीं ना कहीं पंजाब बदल जाएगा इस प्रकार की राजनीति भी कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये पब्लिक में है, कि उस समय के जो एसीबी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जितने भी 1031 पे कॉल आए थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड कीपिंग कुड बी डन। व्हाई? क्योंकि ये सब दिल्ली सरकार ने उस समय निजी स्वयं सेवकों को रखा था, निजी मतलब अपनी। तो अलग अलग मुद्दों पर संबित पात्रा आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। संजय चौधरी, सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही कोसते रहेंगे या आपकी जो जवाबदेही और जिम्मेदारी थी उस पर भी आप लोगों की तरफ से कोई बात रखी जाएगी? देखिए, एक सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर में, तमाम एजेंसियां आपके अंडर में, अगर वहां हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसको लेकर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी, या फिर इसे आपका फेलियर ना कहा जाए? देखिए, ऐसा है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नागरिक प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है, दोनों अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं काम करेगा तो इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। जो लोकल इनपुट होता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है। इसका मैं दोनों में अंतर और दोनों के परिणामों में अंतर कैसा है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था अपनी बात में, कि दिल्ली में इस प्रकार की घटना होती है और आज नोएडा में जब हनुमान जयंती पर जुलूस निकल रहा है तो मुस्लिम समाज वहां खड़े होकर उसका स्वागत कर रहा है, उनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा है, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रहा है। तो जो दोनों एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर बेहतरी के साथ करेंगे, समन्वय के साथ करेंगे, तभी हम बेहतर प्रबंधन दे पाएंगे और ऐसी घटनाओं पर निश्चित रूप से नियंत्रण कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होना चाहिए और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, उसको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। वो जब तक शांति व्यवस्था के लिए बेहतर समन्वय नहीं करेगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी और इसीलिए जरूरी है कि समन्वय स्थापित हो और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना जो आम आदमी पार्टी का काम है, उनको भी और समन्वय के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, पुलिस पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, मैं समझता हूँ समन्वय स्थापित करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, वो नहीं किया, उसी का नतीजा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि वो सुनियोजित था, एक साजिश थी, मैं पहले तो उस पर 2 लाइन आपको बता दूं। देखिए, इस जो शोभा यात्रा निकली, जिसपे विवाद हुआ, जिसपे ये सब दंगा फसाद हुआ, इस शोभा यात्रा से ठीक पहले 2 शोभा यात्राएं और उसी मार्ग से, उसी रूट से, उसी मंदिर के सामने से, उसी मस्जिद के सामने से निकली। तो ये कहना कि ये साजिश थी, ये मैं कम से कम इस थ्योरी पे मैं विश्वास नहीं करता। उसका रीजन एक और है
कि देखिए अगर ऐसा था कि साजिश थी तो फिर आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय के अंदर जो इतनी एजेंसियां हैं उनका क्या काम है? वो क्यों फेल हो गई? इसका मतलब क्या समझे? देखिए मैं आपको बताऊं, केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है। पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बैठे हैं वो भी जानते हैं, और बाकी पैनल पे जो साथी बैठे हैं उनको भी पता है। तो हमारी ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर की कोई जिम्मेदारी फेल हुई है, ना हमने कहीं कोई कोताही बरती है। जैसे ही घटना हुई तुरंत मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये हम इसकी निंदा करते हैं और इसमें जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए, उनको धरपकड़ जल्दी की जाए, और उन्होंने साथ में अपील भी की कि हमें इस समय एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना है, सौहार्द का माहौल कायम करना है, शांति का माहौल कायम करना है। अब मैंने आपको जो बताया इसमें सबसे बड़ा पेच ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी तो नहीं लेती, उल्टा ऐसे लोगों को भड़काने का काम करती है। ऐसे लोग जो उसमें शामिल हैं, लफंगे गुंडे टाइप के लोग जो हैं, उनको जो है उनको उनका महिमा मंडन करती है, उनको सम्मानित करती। मैंने आपको बताया, बताइए जो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन के नाम पे दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पे हमला करती है और वहां खून खराबा करती है, वहां के कर्मचारियों से मारपीट करती है, वहां के शीशे तोड़ देती है, वहां के गमले उठा के फेंक देते हैं। सत्येंद्र जैन जी जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, आ रहा हूँ वेदभूषण सर, आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, जल्दी से पुष्पेंद्र जी खत्म करिए आप। ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी का नाम है जहां सिर्फ दंगाइयों, लफंगों और गुंडों दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड तो आपकी पार्टी का था मेरे भाई। दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड पार्टी का था, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा था, आपकी पार्टी से जो दिल्ली में जिसने दंगा कराया पहले, जो पत्थरबाजी हुई, उसके पीछे तो आप ही लोग थे। आप ही लोग लॉ एंड ऑर्डर का बात करके पुलिस के पीछे जाते हैं और ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। दंगे के पीछे आप ही के लोग थे, आप ही की पार्टी का पूर्व चुनाव लड़वाया था आपकी पार्टी का, और उसके लिए आप ही लोग थे। मुझको लगता है कि बेशर्मी के श्रीरामपुर में डीसीपी के सामने चेतावनी दी थी कि कल अगर मैं आऊंगा, अगर आप ही लोग छेड़ देते हैं। जिसने बलात्कार किया उसको सिलाई मशीन, ठीक है सर, तू मैं मत करिए, तू मैं मत करिए। ये एक दूसरे पर आप लोग दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन नुकसान यहाँ पर आम आदमी का हो रहा है। वेदभूषण जी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है सर आपसे, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली पुलिस के बीच में बेहतर समन्वय नहीं होने की वजह से बार बार दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? जी अमित जी, पहले तो मैं पुष्पेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं। जो दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए कहते हैं लुच्चे लफंगे हैं, इनकी पार्टी में आज 42 एमएलए की क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज है, और इनके पूर्व एमएलए, उनके खिलाफ रेप, डकैती, चोरी, तमाम तरह की धाराओं के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, बल्कि मिनिस्टर के खिलाफ, लॉ मिनिस्टर के खिलाफ तक मुकदमे रहे। ये तो इनका चरित्र है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी को, जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी मैं दिल्ली पुलिस में था, और इन्होंने आह्वान किया था कि जितने भी बीजेपी, कांग्रेस, जितने भी पार्टी के नेता हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, उन सबका घरों का घेराव करो, पथराव करो, हंगामा करो। इनकी जो स्थापना हुई थी, इस आधार पर इनकी स्थापना हुई थी। रामलीला ग्राउंड में क्या हुआ था, किस तरह से तिहाड़ जेल के अंदर बाबा के साथ ये लोग धरने पर बैठ गए थे। तो और थूक कर चाटना इनकी आदत है, बार बार इस तरह की बातें करते हैं और अपने बारे में नहीं कहते हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली सरकार की? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की मैं मानता हूं, परंतु क्या जो लोकल लीडर्स हैं, एमएलए, काउंसलर किस लिए चुने जाते हैं? केवल वो भ्रष्टाचार के लिए चुने जाते हैं? इनके पार्टी के जो एमएलए, काउंसलर्स के अभी भ्रष्टाचार में 3 काउंसलर्स इनके अभी सस्पेंड किए भी आम आदमी पार्टी ने। पहले अपना दामन देख लें, दूसरे के दामन की तरफ। और जहां तक पुलिस की बात करते हैं, पुलिस को आपने जिस तरह से परेशान किया अपने जब डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान जानता है। 26 जनवरी के लिए आपने कहा कि हिंदुस्तान में 26 जनवरी की परेड नहीं निकलने देंगे। किसान आंदोलन के अंदर आपने किसान आंदोलन की इनडायरेक्ट रूप से पूरी मदद की है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। तो इतने पाक साहब बनने की कोशिश ना करें चैनल के ऊपर, ये पुलिस है, सब जानती हो। और जो अभी अरेस्ट हुए, आपके दोस्त अरेस्ट हुए, उनका देख लीजिए किस धर्म से वो आते हैं। मैं धर्म के विवाद में नहीं जाना चाहता, परंतु यदि आप इस तरह की चीजें यदि टेलीविजन पर माध्यम से करेंगे तो आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। और सुनने की क्षमता रखते हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, आपका रिएक्शन। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, हेलो, बताइए क्या आपका जो मैंने बताया कि 42 एमएलए का हाँ दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। देखिए भूषण जी, मुझे पता नहीं आप रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली है कि नहीं है,
लेकिन आपकी भाषा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के करीब प्रवक्ता की तरह है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं इस देश का नागरिक को मेरा अधिकार नहीं जानना, मेरा अधिकार है जानना कि आप बताएं। आप झूठ फैला रहे हैं चैनल पे, आप झूठ बोल रहे हैं। बताइए कोड है नहीं है, बोलिए कोड है नहीं है। आपकी पार्टी बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं देश का नागरिक और आपसे पूछने का मेरा हक है। आप झूठ ना फैलाएं चैनल के ऊपर, झूठ ना फैलाएं। आपने जब वो चुनाव लड़े, वो जनता ने उनको चुन करके भेजा, तो क्या कोई जानता था कि वो कल को क्या करेंगे? और जैसे उनकी सारी गलतियां पता चले, उनको तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन यहाँ आप बड़ी चालाकी से आम आदमी पार्टी के काउंसलरों की चर्चा कर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन 4 काउंसलरों को छोड़ गए जो खुद उसी स्टिंग ऑपरेशन में शामिल है। आपको बुरा लगा ना? आम आदमी पार्टी दूध की धुली है, आम आदमी पार्टी दूध की धुली है, अब ठीक है ना? आम आदमी पार्टी दूध की धुली है, उसमें कोई भी विवादित चेहरा नहीं है, उसमें कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि से नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना पुष्पेंद्र जी? आप कहते रहिए, जनता को तय करना है। संजय कौशिक, क्या एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया है क्या राज्य सरकार को हर बार ये कहकर कि देखिए दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, हम क्या करें? क्या ये कह के राज्य सरकार बार बार अपनी जवाबदेही और अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है क्या? संजय कौशिक, ये बहाना आप कैसे कर सकते हैं? क्या वाकई उनके हाथ में है दिल्ली पुलिस? यदि नहीं है तो फिर बहाना कैसे? ये तो खुलेआम है सर। एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? लोकल इंटेलिजेंस किसके पास है? आप बार बार एकदम से नहीं कह सकते ना सर कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, या कह सकते हैं? प्रोसिक्यूशन ब्रांच आपके अंडर है, आप क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रोसिक्यूटर। उस पर भी एक बार भाषण दे दीजिए। आप कौशिक जी थोड़ा बताइए, प्रोसिक्यूशन ब्रांच किसके अंडर है? ये क्रिमिनल्स को बैकअप कौन करता है, बेल कौन कराता है कोर्ट के अंदर खड़े होकर? हाई कोर्ट में कौन? संजय कौशिक को लाइए, संजय कौशिक को स्क्रीन पर लाइए। संजय कौशिक, आप अपनी बात पूरी करिए। मैंने जो आपसे सवाल किया है, चलिए बहाना नहीं है, लेकिन क्या बार बार यही दलील दी जा सकती है क्या राज्य सरकार की तरफ से, और इसको हर किसी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि देखिए भैया दिल्ली पुलिस इनके हाथ में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते? संजय कौशिक, मैं तो कदम आगे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्थानीय नागरिक और पुलिस में, प्रशासन में समन्वय स्थापित करने की बात होनी चाहिए, लेकिन हम और आप खूब जानते हैं कि नफरत फैलाने वाली यदि कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन देश के प्रधानमंत्री बोले करेंगे, तो यदि उस फिल्म का पोस्टर यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाएंगे और लिंचिंग करने वाले को माला पहनाएंगे तो समन्वय। आखिरी की 10 सेकंड एक छोटा रिएक्शन मैं आपसे लूंगा चौधरी साहब। देखिए मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है ना सर, गुजरात में भी आपकी सरकार है, फिर अगर हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो एक बार कुछ चिंतन करना होगा कि क्या ये घटनाएं सिर्फ हो जा रही हैं या होने दी जा रही हैं? जानबूझ के माहौल पैदा किया जा रहा है हर इलेक्शन। चौधरी साहब, कौन नहीं जानता है निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कोई ना कोई ऐसे तत्व हैं जो, अरे सर तो पहचान करिए ना उनकी, पहचान करिए, कार्रवाई करिए। देश में माहौल बिगड़ जाए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, ये कहीं से भी ठीक नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर आप लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना था। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।